तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के मॉडल पेपर का जो बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। तो हिंदी के मॉडल पेपर में जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको बता दिए थे, सारे क्वेश्चन का आंसर बता दिए थे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघुतरीय प्रश्न का। तो लघुतरीय प्रश्न में जितने सारे भी क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। टोटल 10 प्रश्न दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 5वें नंबर क्वेश्चन में कुल 10 प्रश्न दिया गया है। क ख ग घ अंगा च छ ज झ इ। तो यहाँ पर 5वें नंबर क्वेश्चन में 10 प्रश्न दिया गया है, जिसमें कि आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन का आंसर दे करके बताएंगे, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही बारीकी से समझा करके एक एक क्वेश्चन को बताएंगे। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए आप लोग एक क्वेश्चन को भी मिस मत करिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। एक क्वेश्चन अगर आप लोग बना लेते हैं तो 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5वां का क, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर से यह लिया गया है क्वेश्चन। इसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा लंबे करके भी लिख सकते हैं कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन के बारे में बताते हैं कि श्रम विभाजन आज के सभ्य समाज की आवश्यकता है। क्योंकि आपको यहाँ साफ तौर से लिखा गया है कि 20 से 30 शब्द में ही आंसर देना है, तो आपको यहाँ पर 20 से 30 शब्द में ही आंसर देना पड़ेगा। तो श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार श्रम विभाजन आज के सभ्य समाज की आवश्यकता है। 5वां के का आंसर सिर्फ इतना ही हो जाएगा। चलिए ख नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुर्जर प्रतिहार कौन थे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आए और आकर 8वीं सदी के आरंभ में अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार बाहर से आए थे और आकर के 8वीं सदी की शुरुआत में ही, 8वीं सदी के आरंभ में ही अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित कर लिया। और बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी कब्जा कर लिया था, कन्नौज पर भी आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया था। तो गुर्जर प्रतिहार के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि वह बाहर से आए थे और अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किए और बाद में कन्नौज पर भी अपना अधिकार कर लिया। चलिए अब ग नंबर क्वेश्चन। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। बताइए, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। मुश्किल से 8 से 10 मिनट में यह पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। 10 क्वेश्चन हम आपको बता देंगे 10-15 मिनट में। तो बस आप लोग 10-15 मिनट ध्यान से सारे वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चन को एक एक करके समझते रहिए। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनैतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है, उसे ही लेखक ने नया सिकंदर कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनीतिक गौरवपूर्ण के इतिहास से अनजान है, मतलब कि भारत के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में नहीं जानता है, उसे ही लेखक ने यहाँ पर नया सिकंदर कहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब घ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत माता कविता में भारत के किस रूप का उल्लेख है। बताइए, भारत माता कविता में भारत के किस रूप का उल्लेख है। तो भारत माता कविता में भारत के दीनहीन रूप का उल्लेख है। ठीक है, भारत माता कविता में भारत के दीनहीन रूप का उल्लेख किया गया है। घ का बस इतना ही आंसर आपको बता देना है। भारत माता कविता में भारत के दीनहीन रूप का उल्लेख है। चलिए अब अंगन नंबर क्वेश्चन देखेंगे 5वां। जनता की भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर क्या होगा। जनता की भ्रिकुटी जब टेढ़ी हो जाएगी तो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब जनता की भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाएगी तो क्रांति हो जाएगा और राज्य की सत्ता भी बदल जाएगी। बस आपको इतना ही लिखना है कि जनता की भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर क्या होगा। तो जनता की भ्रिकुटी टेढ़े होने पर क्रांति होगा और राज्य की सत्ता बदल जाएगी। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत ही आपको सिंपल लैंग्वेज में इसका आंसर देना है। हमारी नींद कविता का क्या संदेश है। जो कविता है हमारी नींद, उस कविता का क्या संदेश है, उस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। तो बस उस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि संघर्ष ही जीवन है। ठीक है, हमारी नींद कविता का संदेश है कि संघर्ष ही जीवन है। यदि आप लोग इसको लंबा लिखना चाहे तो इसमें लेखक का भी नाम जोड़ दीजिए कि हमारी नींद कविता का संदेश है, या फिर हमारे नींद के कविता के लेखक का यह मानना है कि संघर्ष ही जीवन है। बस इतना आप लोग लिख सकते हैं, आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा।
चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन, मंगू को अस्पताल ले जाने के समय माँ की स्थिति कैसी थी? बताइए, मंगू को अस्पताल ले जाने के समय माँ की स्थिति कैसी थी? तो ध्यान रखिएगा, अस्पताल ले जाने के पूर्व की रात माँ की नींद नहीं आई थी। माँ को नींद नहीं आई थी। जब अस्पताल ले जाना था उसके एक रात पहले माँ को नींद नहीं आई थी, यानी कि माँ रात भर जागी रही थी। उसे लेकर घर से निकलने लगी तो लगा कि ब्रह्मांड का पूरा भार उसके ऊपर आ गया। ठीक है, जब मंगू को अस्पताल ले जाया गया तो जब उसको घर से लेकर के निकला गया तो ऐसा लगा कि ब्रह्मांड का पूरा भार उसके ऊपर आ गया है और आंखों से सावन भादो शुरू हो गया। आंखों से सावन भादो कहने का मतलब हुआ कि देखते हैं सावन भादो में बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो पानी गिरता है और उसके आंखों से मूसलाधार आंसू निकलने लगा। इसी को यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उसके आंखों से सावन भादो शुरू हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि अस्पताल ले जाने के पूर्व की रात माँ को नींद नहीं आई, उसे लेकर घर से निकलने लगी तो लगा कि ब्रह्मांड का पूरा भार उसके ऊपर आ गया और आंखों से सावन भादो शुरू हो गया। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन, बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पापत्ती को किस रोग से ग्रस्त बताया? यानी कि जब बड़े अस्पताल में गए तो बड़े अस्पताल के डॉक्टर क्या बताया कि पापत्ती को कौन सा रोग हुआ है? तो आप लोग पढ़े होंगे कहानी में कि जब पापत्ती को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि पापत्ती को मेनिंजाइटिस रोग है। ध्यान रखिएगा, मेनिंजाइटिस रोग जो होता है वह मस्तिष्क में होता है। आपको साइंस में भी पूछा जा सकता है, बायोलॉजी में, कि मेनिंजाइटिस रोग से कौन से अंग प्रभावित होता है। तो आपको बताना है कि मेनिंजाइटिस रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो जब पापत्ती को अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर बड़े डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि पापत्ती को मेनिंजाइटिस रोग है, यानी कि पापत्ती मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, देवनागरी में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? बताइए, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? हमारी लिपि क्या है? देवनागरी ही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि देवनागरी में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, देवनागरी में संस्कृत हो गया, प्राकृत हो गया, मराठी हो गया, नेपाली हो गया, ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। यहाँ पर 4 भाषा का नाम दिया हुआ है, संस्कृत, प्राकृत, मराठी और नेपाली। यह सभी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। जो छाया है वह दिशाहीन होकर के सब और क्यों पड़ती है, इस बात को स्पष्ट करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, ठीक है, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है तो उसमें दिशा होता है और एक छाया की दिशा होता है। लेकिन जब जापान पर अणुबम गिराया गया तो उससे निकलने वाली प्रकाश सभी दिशा में फैल गई, उसमें लाखों आदमी वाष्प बनकर उड़ गया, उसकी छाया भी नहीं बन पाई। यहाँ पर जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, आप लोग को ध्यान होगा, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। अच्छा, आप लोग बताइए कि आपको पता है कि जो 2 बम गिराया गया था वो दोनों बम का नाम क्या था? जो 2 परमाणु बम गिराया गया था वो दोनों परमाणु बम का नाम था फैट मैन एंड लिटिल बॉय। जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन और जो नागासाकी पर गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, छात्राएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है स्पष्ट करना है। तो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है तो उसमें दिशा होता है और एक छाया की दिशा भी होता है। जब बम फटता है तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश निकलता है क्योंकि उसमें बारूद होता है और बारूद से सब कुछ तबाह हो जाता है। उसी चीज़ को यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब सूर्य से प्रकाश निकलता है तो उसमें दिशा होता है, उससे छाया भी बनता है। लेकिन जो बम परमाणु बम जापान पर गिराया गया उसमें कोई दिशा नहीं था, उसका छाया भी नहीं बन पाया और जितने भी आदमी उसमें मर गए उस बम के विस्फोट से सभी आदमी बाष्प बनकर उड़ गए। ठीक है, मतलब उनका कुछ अता पता भी नहीं चल पाया। तो इसी चीज़ को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत ही बारीकी से हम आपको एक एक क्वेश्चन को बता दिए। इसी प्रकार से अगर आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है तो आप लोग बहुत ही सरल भाषा में आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें बताए गए सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में घुस गए होंगे। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी अगर हो सके तो शेयर कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हम जितने सारे भी वीडियो अपलोड करेंगे, मेरा जितना सारा भी क्लास होगा, सारे क्लास का नोटिफिकेशन आपके ऊपर जाते रहेगा कि हमारा क्लास स्टार्ट हो चुका है, वीडियो अपलोड हो चुका है। इसलिए आप लोग पल पल की खबर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को भी ऑल कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।